प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, एचएसएससी ने जो पेपर लिए हैं अब तक, उनमें से एक पेपर को हम प्रतिदिन सोल्व करते हैं। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, उस वीडियो में 27 फरवरी 2020 को जो एग्जाम हुआ था, और एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था, जूनियर सिस्टम इंजीनियर का जो एग्जाम था, जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में, तो उसका पेपर है। और उसमें हिंदी, नेशनल जीके और कंप्यूटर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उसका सोल्यूशन करते हैं। आज जो वीडियो को पहली बार देख रहा है, जीके बाय मंजित सिवाल यूट्यूब चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जीके के संबंधित जो पीडीएफ चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम चैनल जीके बाय मंजित सिवाल को ज्वाइन कर ले, वहां मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। और शब्द दे रखा सूरज। इस सूरज का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सूरज का पर्यायवाची शब्द होगा सूर्य। और भी सूरज के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द है, आप इनको एक एक को जरूर पढ़ लेना, आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। और शब्द दे रखा क्रय। इस क्रय का विलोम यानी विपरीत शब्द बताना है, तो क्रय का विपरीत आ जाएगा विक्रय। अगला क्वेश्चन है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। तो ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत देर बाद दिखाई देना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोपिया शब्द का सही एक वचन चुनिए। तो टोपिया शब्द का एक वचन क्या होगा? तो टोपिया शब्द का एक वचन है टोपी। ऑप्शन सी। भुजा शब्द का सही बहुवचन चुनिए। तो भुजा का बहुवचन बनेगा भुजाएं, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र माना जाता था। डैश में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है, ये वर्तमान में बिहार में है, जिसमें आपने सुना होगा राजगीर है, तो वहां पर ये उस समय स्थापित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित हम फैक्ट जरूर देखेंगे अगले एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना की गई थी 5वीं शताब्दी में की थी। गुप्त वंश का शासक था कुमारगुप्त, इसके शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इसमें नरसिंह गुप्त एक शासक हुआ था। उस नरसिंह गुप्त शासक ने इस नालंदा विश्वविद्यालय में एक मंदिर बनवाया था, और महात्मा बुद्ध की तांबे की एक जो प्रतिमा है, उसको वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय में स्थापित करवाया था। ये प्रतिमा लगभग 80 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई रही थी। इस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर से जो वर्तमान के अंदर जो अवशेष खोजे गए हैं, वो अवशेष खोजने का श्रेय जो है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले भारत में कहीं या नालंदा विश्वविद्यालय में ये अवशेषों को खोजा था। हर्षवर्धन ने जो है शासक हुआ था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने 200 गांव दान में दिए थे, जिससे कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो छात्र रहते थे, शिक्षक रहते थे, उनके भोजन का उनको जिस प्रकार से जो आवश्यकता होती थी, उन 200 गांवों से वो वहां से अपनी जरूरतें पूरी कर लेते थे। अवेनसांग जो आया था, चीनी का यात्री था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अवेनसांग भी नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में जब अवेनसांग से शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो वहां का जो प्रधान आचार्य कह सकते हैं, जिसको वर्तमान में कुलपति के नाम से भी हम बोलते हैं, तो उस समय जो था वो सीलभद्र था वहां पर। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर सभी को इतनी जानकारी होगी कि बख्तियार खिलजी था, उसने इसमें आग लगवा दी थी, और उसी आग के कारण नालंदा विश्वविद्यालय क्या था, ये जलकर राख हो गया था। और अवशेष जो मिले हैं, उसमें भी इसको प्रमाणित किया जा चुका है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से संबंधित है, कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती थी, वो किस भाषा में दी जाती थी? तो पाली भाषा के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशियाई खेल 2019 का आयोजन डैश में 1 से 10 दिसंबर 2019 के बीच हुआ था। तो इसका आयोजन हुआ था, वो नेपाल के अंदर हुआ था। नेपाल, ऑप्शन बी। तो नेपाल के अंदर हुआ था, मार्च 2019 में, सॉरी दिसंबर 2019 में इनके बीच आयोजन हुआ था। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और ये काठमांडू और नेपाल का एक शहर है पोखरा, उन दोनों के अंदर ये हुए थे। एशियाई खेल जो हैं, इन्हें सैफ खेल के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण एशियाई खेलों को इन्हें सैफ खेलों के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो शुरुआत हुई थी, वो 1984 से हुई थी। इस बार 2019 में जो खेल हुए थे, 13वें नंबर के खेल हुए थे। 13वें नंबर के खेलों में भारत ने 312 पदक जीते थे।
तो वर्तमान के अंदर कुछ फैक्ट देखते हैं नेपाल से संबंधित। नेपाल को बफर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। बफर स्टेट होता है दो दुश्मन देशों के बीच के अंदर जो देश शामिल है, स्थित है, उसे बफर स्टेट कहा जाता है। नेपाल के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। मैं पांचों के नाम बता रहा हूँ। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इन 5 राज्यों की नेपाल के साथ सीमा लगती है। वर्तमान के अंदर कुछ विवाद चल रहा था कि भारत और नेपाल के बीच एक विवाद रहा था, काला पानी विवाद। तो काला पानी विवाद किन देशों के बीच रहा था? भारत और नेपाल के बीच। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है वो ओडिशा राज्य है। ओडिशा संबंधित हम फैक्ट देखते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा के अंदर अगर गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की, तो ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। गणेशी लाल का संबंध हरियाणा राज्य से है। उड़ीसा के अंदर जो महत्वपूर्ण अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से है सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का अभयारण्य भी वहां पर है, और नंदनकानन राष्ट्रीय अभयारण्य भी उड़ीसा के अंदर है। राष्ट्रीय अभयारण्यों से संबंधित अब हमने एक वीडियो बना दी है, आप वीडियो को चैनल के ऊपर जाएं और वीडियो को जरूर देख लें। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान कहा जाता है वो अमापा की खान है। अमापा की खान ब्राजील देश के अंदर है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। महाद्वीपों से संबंधित हमने वीडियो स्टार्ट की थी विश्व का भूगोल, तो 7-8 वीडियो विश्व के भूगोल को लेकर भी आ चुकी है, आप उन वीडियो को भी देख लेना। वो मैग्नीज को औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में चुनाव जो हुए थे उनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में किससे चुना गया है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति जो चुने गए हैं उनका नाम है गोतबया राजपक्षे। गोतबया राजपक्षे। श्रीलंका से संबंधित फैक्ट देखते हैं। श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो सिलोन था, और श्रीलंका की वर्तमान में जो राजधानी है वो जयवर्धनपुरे कोटा है। श्रीलंका की पहली राजधानी कोलंबो राजधानी थी। श्रीलंका के अंदर वर्तमान में 2-3 बातों को लेकर जरूर चर्चा में चल रहा था कि श्रीलंका के अंदर चाइना ने एक अपनी बंदरगाह बनाई थी जिसका नाम था हरमनटोटा, और भारत ने भी एक बंदरगाह वहां पर विकसित कर दी जिसका नाम था ट्रिंकोमाली। तो भारत भी चाइना के साथ साथ चल रहा था। चाइना भारत को चारों तरफ से घेरने की जो कोशिश कर रहा है उसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता था, और भारत भी चाइना के साथ साथ ही अपनी वहां पर चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने खतरनाक धुंध से निपटने के लिए OD1 योजना शुरू की है? तो OD1 योजना शुरू की है दिल्ली ने। अब कहेंगे आपने इस क्वेश्चन में, तो चलो सरकार का ही नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में डैश को अपनाया, हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी। यानी हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा था तो हर्षवर्धन के राज्य की पहली जो राजधानी थी वो थानेसर थी, और हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी बना दिया था, वो कन्नौज को बनाया था। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा कन्नौज। हर्षवर्धन से संबंधित कुछ फैक्ट जरूर देखेंगे क्योंकि HSSC में ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है हर्षवर्धन को लेकर। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थन रहा था हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का एक शासक था, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, और जो युद्ध हुआ था वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। यानी हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था, वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान जो शाक्य मुनि कहा जाता है जिसे हवेनशांक बोलते हैं, हवेनशांक जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हवेनशांक जो है ये चीन से भारत आया था, और हर्षवर्धन के दरबार का जो कवि था, राजकवि जो था वो या दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था, और बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। हवेनशांक जब ने भी एक कवि मतलब रचना लिखी थी जिसे सियोकी कहा जाता है। हर्षवर्धन ने खुद ने भी 2-3 रचनाएं लिखी थी जिसे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सारी की सारी हर्षवर्धन स्वयं ने लिखी हुई थी। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, है कि असेंबली भाषा का मशीन कोड में अनुवाद करता है। तो असेंबली भाषा का मशीन कोड में अनुवाद जो करता है वो है असेंबलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेज फॉल्ट है, पेज जो फॉल्ट है वो कौन सा है? यहाँ ट्रेन नहीं होगा, ट्रेन के स्थान पे यहाँ पेज होगा। यहाँ ट्रेन जो है इसके स्थान पे आप लिख लेना कि पेज है, पेज। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर आ जाएगा। पेज जो मेमोरी में नहीं है उस तक पहुंच पाना है यह। अगला क्वेश्चन है,
ये ऐसे इनको मिलान करना है, तो कौन सा इनका किस प्रकार से मिलान होगा, तो इनका सही मिलान हो जाएगा, आप देख लेना, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये पेपर में इसी प्रकार से पूछा गया था, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, डैश इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर निगाह रखता है और उस जानकारी को वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, स्पाईवे स्पाईवेयर। डीईएस मानकों के अनुसार एन्क्रिप्शन के लिए इनक्रिप्शन मानक किस रूप में उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गुप्त कुंजी क्रिप्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, मान ले कि एक्स वाई को संदेश भेज रहा है, इस प्रक्रिया के दौरान वाई और एक्स और वाई डाटा एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए विभिन्न कुंडलियों का उपयोग करते हैं। वे किस प्रकार की एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा बी, सार्वजनिक कुंजी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन तकनीक। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सार्वजनिक कुंजी क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, RSA। अगला क्वेश्चन है, MD5 ब्रैकेट में है, कोष्टक में है, संदेश डाइजेस्ट एल्गोरिथम 5 एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है जिसका आउटपुट मान डैश बिट हैश समान है। तो इसका आउटपुट मान जो भी होगा वो होगा ऑप्शन डी 128। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क प्रदर्शन को किन मूलभूत तरीकों से मापा जाता है। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा बैंडविड्थ और विलंबता। अगला क्वेश्चन है, दिए गए घटकों में से किसका एक नेटवर्क के एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला क्वेश्चन है, आप गंतव्य कंप्यूटर का एक संदेश देना चाहते हैं जो एक नेटवर्क में मौजूद है, इसमें कई डिवाइस जुड़े हुए हैं, इसे प्राप्त करने के लिए आप दिए गए घटकों में किसका उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, स्विच। किसी स्थानीय कनेक्शन को इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के लिए दिए गए हार्डवेयर घटकों में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, यानी राउटर। राउटर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर मोडेम का उपयोग करके टेलीफोन लाइन पर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, मोडेम का कार्य क्या है। तो मोडेम का कार्य है टेलीफोन लाइनों पर एनालॉग सिग्नल के लिए डिजिटल डाटा ट्रांसफर करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक स्कूल में कंप्यूटर बाय उपकरणों को, तो इसका एक तो ये ध्यान रखना, ये बाय नहीं है, बाय के स्थान पे ये बाह्य होगा, बाह्य उपकरणों को जोड़ना चाहते थे, इस परिदृश्य में किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क उस समय शहर में एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है जो टेलीफोन एक्सचेंज लाइनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र को इंटरकनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क के प्रकार को पहचाने। तो नेटवर्क के प्रकार को पहचाने यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी भवन के भीतर विभिन्न कंप्यूटर को जोड़ने के लिए वायरलेस कनेक्शन का उपयोग करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार के कनेक्शन का उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जो बन जाएगा वो बन जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, किसी प्रकार के फायरवॉल को पाइप प्रॉक्सी कहा जाता है। तो किस प्रकार के फायरवॉल को पाइप प्रॉक्सी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, सर्किट स्तर गेटवे। अगला क्वेश्चन, एक नेटवर्क में पैकेट को गति को नियंत्रित करने के लिए पैकेट फिल्टरिंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। अगला क्वेश्चन है, आप अपने डाटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन का उपयोग करना चाहते थे, दिए गए तकनीकों में से आप किसका उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, RSA। अगला क्वेश्चन है, जब सिस्टम की हर एक फाइल और फोल्डर को बैकअप किया जाता है तो इसे डैश कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण बैकअप। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन S3 ऑनलाइन बैकअप और डेटा संग्रह के लिए अमेजॉन वेब सीरीज द्वारा एक वेब आधारित क्लाउड स्टोरेज सेवा है। S3 का संक्षिप्त नाम क्या है। तो S3 का संक्षिप्त नाम क्या बनेगा, ऑप्शन ए, सिंपल स्टोरेज सर्विस।
एक ही समय में अन्य सभी ड्राइव में कौन सा RAID कॉन्फ़िगरेशन डाटा मिरर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी, RAID 1, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 3-2-1 बैकअप नियम में नियम 2 क्या दर्शाता है? तो नियम 2 दर्शाएगा इसमें ऑप्शन डी जो दे रखा है, डेटा को दो अलग अलग प्रकार के स्टोरेज में स्टोर करें। अगला क्वेश्चन है जब एक नई प्रक्रिया बनाई जाती जा रही है तो इसकी स्थिति है। तो नई प्रक्रिया जो बनाई जा रही है इसकी जो नई स्थिति है वो है क्वेश्चन नंबर है ये 35 का बी, नई। अगला क्वेश्चन है सिंक डेटा संचार के एक तत्व डैश का दूसरा नाम क्या है? तो डैश का दूसरा नाम जो है वो है रिसीवर। अगला क्वेश्चन है अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डेटा संरचना में हर प्रक्रिया के बारे में जानकारी बनाए रखने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रक्रिया नियंत्रण ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्वायत्त प्रणाली के प्रकार को अन्य स्वायत्त प्रणाली से केवल एक ही संबंध है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी, स्टब ऑटोनोमस सिस्टम जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थ्रूपुट संबंध निम्नलिखित व्यंजक द्वारा दिया गया है। थ्रूपुट इक्वल दे रखा है स्थानांतरण आकार या स्थानांतरण समय। स्थानांतरण समय की गणना कैसे की जाती है? तो ऑप्शन डी है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्थानांतरण समय RTT+1 बैंडविड्थ और मल्टीप्लाई कर रखा स्थानांतरण आकार। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।